अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े से करेंगे। आज सुबह 6:45 पर पिम्स की MCH वार्ड की नर्सरी में आग लगने की वजह से 15 नौमालूद बच्चे झुलस कर जाँ बहक हो गए। इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शुमार होने वाले पिम्स में पेश आने वाला नौमालूद बच्चों की हलाकत का अलमनाक वाक़या सिर्फ एक आतिशज़दगी नहीं, बल्कि अस्पतालों में फायर सेफ्टी, हंगामी रद्द-ए-अमल, इंतज़ामी निगरानी और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ कई संगीन सवालात उठा रहा है। हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजूहात के हवाले से मुख्तलिफ दावे सामने आए हैं। ज़राए के हवाले से इब्तदाई रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि आतिशज़दगी किसी AC कंप्रेसर या शॉर्ट सर्किट से नहीं हुई, बल्कि NICU में इंक्यूबेटर के साथ ऑक्सीजन की मिकदार बताने वाले न्यूबलाइज़र फटा, जिसके बाद ऑक्सीजन ने आग पकड़ ली। लेकिन सवाल यह है कि आग लगने के बाद इसे बर वक्त रोका क्यों नहीं जा सका। इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि वाक़े के बाद वालिदैन और ऐनी शाहिदीन की जानिब से अस्पताल के अमले की मौजूदगी, रेस्क्यू के पहुँचने के वक्त, इमरजेंसी रिस्पॉन्स और बच्चों की शनाख्त के हवाले से ऐसे सवालात उठाए गए हैं जिनका वाज़ेह और शफाफ जवाब सामने आना अभी बाकी है। बाज़ वालिदैन का दावा है कि आग लगने के वक्त नर्सरी में मतलूबा तिब्बी अमला मौजूद नहीं था, इमरजेंसी रास्ते बंद थे। दूसरी जानिब अस्पताल और हुकूमती हुकाम इन दावों के बाज़ हिस्सों की तरदीद करते हुए ये कहते हैं कि वाक़े के वक्त डॉक्टर्स और अमला मौजूद था और रेस्क्यू कार्रवाई भी की गई। यहाँ एक और अहम सवाल ये भी है कि अगर अस्पताल की नर्सरी में फायर सेफ्टी का मौसर निज़ाम मौजूद था तो आग के इब्तदाई मरहले में इसे काबू क्यों नहीं किया जा सका। वाक़े के बाद हुकूमत ने फ़ौरी तौर पर तहकीकात का ऐलान किया है। वफाकी वज़ीर सेहत ने भी वाज़ेह किया कि अगर किसी की गफलत साबित हुई तो ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन असल इम्तिहान अब यह है कि क्या ये तहकीकात सिर्फ ज़िम्मेदार अफराद के तयन तक महदूद रहेंगी या पूरे अस्पताल के फायर सेफ्टी और इमरजेंसी मैनेजमेंट निज़ाम का भी मुकम्मल फॉरेंसिक ऑडिट किया जाएगा। और सबसे बढ़कर इन ख़ानदानों को जवाब कौन देगा जिन्होंने अपने नौमौलूद बच्चों को खो दिया। इसी पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आमिर इलियास राना साहब और एजाज़ सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एजाज़ साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। ये जो कैपिटल सिटी का सबसे बड़ा अस्पताल है और पूरे मुल्क में इसका नाम सुनाई देता है, आज से एक हफ़्ता पहले मुल्क के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इस जवाज़ पे वहाँ ले जाया गया था कि यहाँ सबसे बेहतरीन इलाज अवेलेबल है। यहाँ पर 15 बच्चों की जान चले जाना एक क्रिमिनल नेगलिजेंस की वजह से, और फायर सेफ्टी एग्ज़िट तक मौजूद नहीं है, कोई ऐसा मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है कि इंसानी जानों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ कर लिया जाए। कितना अलार्मिंग है और इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है, क्योंकि फ़िल वक्त किसी ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हामी नहीं भरी। मुजम्मल, पाकिस्तान में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जो रवायत है अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। हमेशा जब भी कोई वाकया हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसी और पे धर दी जाती है। आज भी आप देखिए कि जब ये वाकया हुआ तो हमने और आपने देखा कि किस तरीका से जो फेडरल सेक्रेटरी हैं असलम साहब, उनको सस्पेंड कर दिया गया। ये फेडरल सेक्रेटरी जिम्मेदार हैं, ये वन ऑफ दी रिस्पॉन्सिबल आप कह सकते हैं, लेकिन जो असल जिम्मेदारी है वो तो इस अस्पताल की इंतजामिया की जिम्मेदारी है, मिनिस्ट्री की भी जिम्मेदारी है, मिनिस्टर की भी जिम्मेदारी है। लेकिन जो कोर जिम्मेदारी है वो किसकी है? कोर जिम्मेदारी है अस्पताल के उस सरबराह की जिसने इस बात को इंश्योर करना था कि वहां पर अगर आग लगती है या इस तरह की कोई इमरजेंसी सूरत हाल पैदा होती है तो उसका इमरजेंसी SOP क्या होगा और इमरजेंसी SOP पर किस तरीके से अमल दरामद होगा। लेकिन आपने देखा कि इमरजेंसी SOP पर अमल दरामद तो एक तरफ, जब CDA डिजास्टर मैनेजमेंट डायरेक्टरेट का अमला आया, जब उन्हें जो रिकॉर्ड के ऊपर उन्होंने बताया कि जी उनके पास 6:54 के ऊपर इतला आती है, 6:55 पे वो डिस्पैच कर देते हैं अपनी टीम को और 5 मिनट के अंदर वो पहुंच जाते हैं, यानी कि तकरीबन 7 बजे वो पहुंच गए थे। लेकिन जब वो गेट पे पहुंचते हैं तो गेट जो है वो हमले ने बंद किया हुआ है और वो गेट खुलवाया जाता है इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की मदद से। ये मैं नहीं कह रहा, ये CDA जो डिजास्टर मैनेजमेंट डायरेक्टरेट है उसके लोग कह रहे हैं। तो आप देखिए कि मेरा ये ख्याल है कि रिस्पॉन्सिबल तो सारा सिस्टम है, लेकिन जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है
वो अस्पताल की इंतजामिया की, अस्पताल की लेकिन मैनेजमेंट। एजाज साहब, आप ये समझते हैं कि सीडीए की जो रिपोर्ट कह रही है कि रिस्पांस टाइम अमले का बिल्कुल ठीक था, वो ताख़ीर से नहीं पहुंचे, वो लेट नहीं हुए, आपने जब सिचुएशन देखी तो यही फैक्ट मिला, आपको वेरीफाई हुआ? देखिए, मेरे ख्याल में जो अस्पताल की इंतजामिया है वो इस बात की असेसमेंट ही नहीं कर पाई कि आग लग गई है, और अगर आग लग गई है तो उसका जो वो कितनी ज्यादा आग है। सबसे पहले तो ये कि वहां पर जो हॉस्पिटल का अमला था उसने बड़ी नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया। डॉक्टर्स जो वहां पर तैनात थे, वहां पर एक बच्ची है मुनीबा, मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैं हॉस्पिटल में गया था। वो बच्ची अपने भतीजे को और अपनी भाभी की लुक आफ्टर के लिए रात को उधर ही थी। उसने बताया कि धुआं जब आया तो डॉक्टर्स ने उन्हें नहीं बताया कि आग लग चुकी है, बल्कि डॉक्टर्स और जो अस्पताल का अमला है वो मौके से भाग गया। और जब उस बच्ची के मुताबिक जब वो अपने भतीजे को और अपनी भाभी को लेके नीचे आई ऊपर की मंजिल से, तो बाहर से कुंडियां लगा दी गई। अब ये हैजर्डनेस जो है ना, अस्पताल इंतजामिया की नेग्लिजेंस भी कह लें और हैजर्डनेस कह लें, इसमें जो मेरी असेसमेंट है ये है कि वो असेस ही नहीं कर पाए कि ये कितना लार्ज स्केल होगा। और अनफॉर्चुनेटली एक और भी बहुत ट्रेडिशनल प्रॉब्लम है हमारे सरकारी इदारों का कि जब भी कोई इस तरह का बड़ा वाकया हो जाए तो उसे छुपाने की कोशिश करना, उसे अंडर द कारपेट डालने की कोशिश करना, तो यही कोशिश यहाँ पर भी की गई। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस पे आमिर साहब, आप क्या समझते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो आर्ग्यूमेंट हो रहा है? मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं मेरी गलती है तो मुझे आप ना छोड़ें, और आपको लगता है कि इस पर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का एक कल्चरल इशू भी है हमारा? ऑब्वियसली वज़ीर कोई एमएस तो नहीं है जो अस्पताल के अंदर मौजूद होगा, लेकिन चूँकि ये तमाम मामलात उसकी जुरिस्डिक्शन में फॉल करते हैं तो डिस्टेंस कर लिया करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड में लोग, यहाँ वो कल्चर नहीं है। ये असलम गौरी साहब को हटा देना, मुअत्तल कर देना, इज़ दैट इनफ? देखें, प्राइम मिनिस्टर ने एक एक्शन लिया सेक्रेटरी को हटा के, ताकि लोग ये फील करें कि प्राइम मिनिस्टर ने इसको बड़ा संजीदा लिया है, और फिर एक नए साहब को लगा दिया। उनके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन एक्चुअली जो एजाज बात कर रहे थे कि इमरान सिकंदर हैं इसके ईडी, पहली जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। जिन्होंने जवाब पेश किया कि बच्चे चूँकि चोरी लोग कर लेते हैं तो उसको एमरजेंसी को बंद किया गया था, तो जब बंद किया जाता है तो उसके खोलने का अमला और बंदा भी खड़ा करना उनकी जिम्मेदारी है। देखिए, ये जो आग लगी, ऑक्सीजन ख़त्म हुई, बच्चे चूँकि वो सारे इंक्यूबेटर्स में थे, इनमें से 9 बच्चों की बॉडीज़ बच गई और 5 बिल्कुल जल गए थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, शहीदों के, उनके वालिदैन के लिए ये बहुत बड़ा सानिया है। लेकिन एक रेस्क्यू हुई बच्चा इसमें, लेकिन एक्चुअल आप ये देखें कि कहानी क्या बन रही है। 1 मिनट के अंदर अंदर ये सारी आग लगी, और चूंकि वो बच्चे पहले ही ऑक्सीजन पे थे वो चले गए। इसके साथ एक कमरा और था जिसको कैंगरू रूम कहते हैं, वहाँ 8 कमरे बने हुए हैं माँ और बच्चों के लिए। लेबर रूम से भी माएँ जाती हैं आती हैं बच्चों के साथ भी, और कई दफ़ा वापस वैसे खाली होते हैं कि जी थोड़ी देर बाद लेके जाएंगे। वहाँ से 70 लोग एवैक्यूएट हुए हैं। जो हादसा और सानिया था वो तो 1 मिनट के अंदर कंप्लीट हो गया, चूँकि उन बच्चों को चाहिए ही ऑक्सीजन थी। अब है अगली नेग्लिजेंस और उसकी जिम्मेदारी, क्योंकि अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं वो इंक्वायरी शाहिद खान साहब की शुरू हो चुकी हुई है, और वहाँ ईडी भी जाएंगे और बाकी लोग भी जाएंगे, क्योंकि अब इसके बाद तो आइंदा के लिए ही बात होनी है। लेकिन ये जो इतना बड़ा शहर जहाँ पिम्स, जिसमें AJK, गिलगित, KP और पंजाब के मुख्तलिफ पिंडी डिवीज़न तो है ही सारा, पूरी दुनिया यहाँ हज़ारों की तादाद में रोज़ाना आती है। यहाँ हम रिपोर्ट भी कई दफ़ा करते हैं कि स्ट्रेचर पे भी लोगों का इलाज भी होता है, डॉक्टर ये नहीं है, लेकिन बेहिस भी बहुत लोग हैं। अब यहाँ एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर ना हो तो यही कुछ होगा, क्योंकि पिछले दिनों जिस मशीन की बात हो रही थी तो वो भी नेग्लिजेंस नज़र आ रही थी 2-3 डिपार्टमेंट्स की, कि मशीनें 2 ठीक थी, 1 ख़राब थी, चल नहीं रही थी, और वो डॉक्टर जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो टेस्ट इमरान खान साहब का कराते, उन्होंने लिखा ही नहीं हुआ था, और वो और लोगों को भी नहीं दे रहे थे। वहाँ पे कहानियाँ मौजूद हैं अपनी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट लैब्स को किस तरह पैटर्नेज दी जा रही है। तो अब मेरे ख्याल में आज ये पहला इंक्वायरी का जो दिन है, इसके इख्तिताम तक इमरान सिकंदर साहब के ऊपर तो आएगी सस्पेंशन, लेकिन ओवरहालिंग की ज़रूरत है। यहाँ फवाद हसन फवाद 2013-14 में जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने इसी हॉस्पिटल के लिए लिखा था कि आप टावर बनाएं यहाँ पे,
पूरी दुनिया में अब जदीद स्मार्ट हॉस्पिटल बन रहे हैं, लंबे टावर्स में, एकड़ों में नहीं चाहिए। लेकिन आपको पता है ये जो कैप्टन महमूद साहब जिनको अब लगाया गया है सेक्रेटरी हेल्थ का इजाफी चार्ज दिया है, ये पहले सेक्रेटरी हेल्थ भी रह चुके, ये 4 साल में कोई 6-7 पोस्टिंग मिल चुकी है इन्हें, दूसरी दफ़ा तो हेल्थ में है। ये JPMC कराची की तरह का एक बड़ा हॉस्पिटल बन रहा था, प्राइम मिनिस्टर से इफ्तिताह कराया, उसके PD बन गए, और आपको पता है PD लाखों में लेते हैं तनख्वाहें, वो जगह ही गलत थी, वो हॉस्पिटल खत्म हो गया। अब देखें दोबारा आ रहे हैं, हाउसिंग इनके पास है, ये बड़े मशहूर करैक्टर हैं ब्यूरोक्रेसी के। SIFC में भी इनको बड़ी झाड़ पड़ी थी एक मौके पे, और गंदम स्कैंडल में भी आए निगरान दौर में। अब ये कैसे पावरफुल होंगे, नहीं होंगे, कि आप मुसलसल इनको लेके चल रहे हैं, यहाँ ला रहे हैं। असल इशू ये है कि कमांड कौन संभाले, चीज़ें कौन करे। एक तरफ बहस हो रही है छोटे सूबे और छोटे यूनिट, इस्लामाबाद भी काबू में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे कमांड अलग अलग चीज़ों में चल रही है। बल्दियाती इदारे नहीं है, आपको बल्दियाती इदारे मौसर इसलिए बनाने थे कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो। अब इस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी तो जाहिर है कि वजीर सेहत के पास है, और एक दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है पोली क्लिनिक, वो भी इनके पास है। तीसरा बड़ा हॉस्पिटल वो मोहसिन नकवी साहब के पास है, जो CDA का कैपिटल हॉस्पिटल कहलाता है। अब वहाँ पे भी बेसिकली तो वो CDA के मुलाजमीन का है, लेकिन बेशुमार लोग और भी जाते हैं। हर जगह पे यही सिचुएशन है, आबादी बम की तरह फट रही है और फैल रही है, जिसका तदारुक नहीं है। और मौसर हॉस्पिटल, मतलब आप टावर कन्वेंशन सेंटर एक और बनाने जा रहे हैं SCO के लिए, आपको 2 होटल बड़े चाहिए, लेकिन जो लोग यहाँ इलाज के लिए आ रहे हैं उसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि मामलात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ही स्ट्रेस होता है हर गवर्नमेंट का, ताकि जो चीज़ नज़र आ रही है उसके बुनियाद पे पॉलिटिकल माइलेज ले लिया जाए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। एजाज़, ये अरबों रुपए का जो बजट होता है PIMS का, इसके बाद अगर हमें ये पता चले कि ये भी नहीं मालूम कि आखिरी मरतबा फायर सेफ्टी का जो ऑडिट होता है वो कब हुआ था, स्प्रिंकलर्स मौजूद ना हों, एग्ज़िट डोर्स सील किए गए हों, तो ये कोई नेशनल साइकी का भी इशू है हमारा कि जब तक मसला नहीं होता हम उस पर तवज्जो नहीं देते। गुल प्लाजा का सानिया पिछले साल हुआ, सैकड़ों लोगों की जान चली गई, माजी में भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर कैपिटल टेरिटरी के अंदर इतनी नेग्लिजेंस है, तो ये आपको लगता है कि थोड़ा सा हमारा सीरियसनेस का इशू है कि अगर जब तक कोई मामला बिगड़ नहीं जाता, इंतहा को नहीं पहुँच जाता, उस पर रिफॉर्म की बात नहीं होती, और अगर रिफॉर्म की बात करो तो जवाब मिलता है कि प्राइवेटाइज कर दें, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, सरकार तो ऐसी चलती है। मुजम्मिल, हमारा तो मसला उससे भी आगे क्या है ना, हमारा मसला ये है कि जब प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर दोबारा हम उसी को रिपीट करते हैं। और ये जो PIMS में आज का वाकया है, ये पहला वाकया नहीं है। साल 2013 में भी आप देख लें, इसी तरह का आतिशज़दगी का वाकया हुआ था, 2-3 हलाकतें हुई थी। उस वक्त भी इसी तरह के इकदाम हुए थे, इस वक्त भी आके इसी तरह के क्लेम्स किए गए थे कि जी हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। तो हमारा तो प्रॉब्लम ये है कि एक मसला होता है और कुछ अरसे के बाद हम उसी गलती को दोबारा रिपीट करते हैं। हम जो जिसे कहते हैं ना कि गलतियों से सीखना, हम गलतियों से सीखते भी नहीं है, गलतियां रिपीट भी करते हैं। होना तो ये चाहिए कि गलती दोबारा ना हो, बल्कि हम गलती रिपीट करते हैं। तो हमारा ये भी प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये कि अनफॉर्चुनेट एक रियलिटी बन गई है कि हमारे यहाँ जो सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो फेल होकर रह गई है। PIMS का जो मामला है, ये आप PIMS के अंदर जाएं तो बड़े सीरियस मसले हैं। यहाँ पर इंतजामिया का बड़ा मसला है, प्रमोशंस का बड़ा मसला है। अभी कुछ अर्सा पहले पता लगा कि जी कोई खातून है जो कि जूनियर है, उनको एक अदारे का सरबराह बनाकर रख दिया इसी इदारे के अंदर। और भी बहुत सारे मसाइल हैं। तो देखें, जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा ना, जब तक मेरिट नहीं होगा, उस वक्त तक ये मसाइल होते रहेंगे। तो एजाज ये भी उसी सिस्टम के कोलैप्स होने की डिबेट में ही आता है कि हमारे पास तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो नहीं सकती। उसकी वजह है कि जो राना साहब ने भी बात की, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और सरकार जो है वो इतनी हैवीली इंगेज्ड है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करें ताकि निचली सतह तक जो इक़्तिदार है वो ट्रिकल डाउन करे। मुस्तफ़ा कमाल साहब जो वज़ीर हैं वो बज़ाते खुद इसके प्रोपोनेंट हैं और वो कह रहे हैं कि हमें कराची को भी फेडरल टेरिटरी बनाना है, लेकिन जो पहले ही वफाक की टेरिटरी है, अगर वहाँ पर ये हो रहा है तो फिर नया सोल्यूशन क्या निकाल लेंगे? ये प्रॉब्लम ये भी है मुजम्मिल के ये जो हॉस्पिटल है ना, इस हॉस्पिटल को सिर्फ हम इस्लामाबाद से लिंक कर रहे हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। इस हॉस्पिटल में जेलम तक से मरीज आते हैं, मरी से मरीज आते हैं,
इस हॉस्पिटल में टैक्सला और वाकंड से मरीज आते हैं, अटक से मरीज आते हैं। जब कोई मामला इन जगहों पर पिंडी डिवीजन में हाथ से निकल जाता है तो उसे पिम्स में रेफर कर दिया जाता है और लोग आते हैं। और आप ये जो लिस्ट है बच्चों की, उसमें भी उठाकर देख लें कितने होंगे जो इस्लामाबाद के हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस्लामाबाद के बाहर से हैं। मुझे तो ये पता है कि एक बच्चा लावारिस भी था जिसको दफन कर दिया, जिसका कोई वारिस भी नहीं। तो इशू ये है कि इस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। और वो जो छोटे सूबों का मामला है, अगेन वो बात कहीं और चली जाएगी। हमने इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं मुतारफ करवाना, हमने खास मकासद के लिए छोटे सूबों की बहस करनी है। और हम कहते हैं कि जी सिस्टम कोलैप्स कर गया। ये सिस्टम कोलैप्स इस्लामाबाद में भी तो कर गया। ये इस्लामाबाद किसके हाथ में है? इस्लामाबाद तो प्राइमरीली जिम्मेदारी वजारत दाखिला की है, तो ये भी तो कोलैप्स कर गया है। लेकिन अगेन वही मामला है कि जब तक जो जिम्मेदार लोग नहीं है, मेरिट पे जिनका तजर्बा नहीं है, उनको आप आला ओहदों पर लगाएं, चाहे वो वजीर हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, या चाहे वो अस्पताल का सरबराह हो, तो फिर ऐसे ही होता रहेगा। बिल्कुल, मेरिट जो है उसको जब डिमोलिश किया जाता है उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। राना साहब, अब जो भी हम बहस कर लें या जितना भी एनालिसिस कर लें, जो 15 जानें जानी थीं और जिन ख़ानदानों का नुकसान होना था वो रिडीम नहीं हो सकता, आपको क्या लगता है कि ये अब क्रिमिनल नेगलिजेंस जो हुई है इस पर मुकदमात किस पे होने चाहिए और होंगे, या फिर यही बताया जाएगा हमें कि इंक्वायरी रिपोर्ट आ रही है, कमेटी बन गई है और इसके बाद देख लेंगे क्या करना है? देखें, बिल्कुल अभी भी आज एक मैयत और तदफीन हमने दिखाई वाकंड की, और एक हरीपुर गई। बहुत सारे पेरेंट्स ज़ाहिर है राब्ते में भी नहीं आ रहे, मुश्किल में हैं लोग, और आते हैं आज़ाद कश्मीर से भी और जीबी से भी, केपी से भी। तो हरीपुर का मैंने जनादे का आपको जिक्र कर दिया, सारे लोग यहाँ पहुँचते हैं। जो नेगलिजेंस है, अब रिपोर्ट शायद खान साहब बनाते हैं, क्या बनाएंगे वो। यहाँ पे क्रिमिनल नेगलिजेंस ज़ाहिर है सबसे बड़ी जिम्मेदारी ईडी के अपने ऊपर आती है कि क्या हजरत आप अपने कमरे से बाहर भी निकलते हैं कि नहीं निकलते। फिर जो सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, जिनके पास इमरजेंसी का चार्ज है कि आपने ओके बच्चे बचाने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है ऐसे खबीस लोग मौजूद हैं जो बच्चे चोरी करते हैं, आपको इमरजेंसी बंद करनी पड़ी। लेकिन इमरजेंसी लॉक करने का मतलब ये तो नहीं है कि जब आपको खोलनी हो तो वो कैसे काम करेगी, मतलब वो तोड़ के काम दिखाएंगे। आप बच्चों को लेके आ रहे हैं सीढ़ियों से, ये कोई मनाजिर ऐसे नहीं है, ये आपको बड़ी देर तक हॉन्ट करेंगे। पूरी दुनिया में ये चल गए हैं कि हम कर क्या रहे थे, हमारा सिस्टम क्या था, हम तकरीरें क्या कर रहे थे। बहरहाल यहाँ पे पर्चे भी होने चाहिए, सज़ाएं भी मिलनी चाहिए, क्योंकि मुअत्तली और तबादले बिल्कुल इसका हल नहीं है। इसका हल सिर्फ सज़ाएं हैं, इबरतनाक सज़ाएं हैं। 2-4 जगह देंगे आपको, 500 जगह पे सीधे हुए लोग नजर आएंगे, क्योंकि यही इसका हल है। ये माशरा, वो कहते हैं ना, ये इसका हल डंडा है। यहाँ पे आप नसीहत कर दें, शोकाज नोटिस दे दें, वो कहते हैं फाड़ दो, कुछ नहीं, फिर कर लेंगे। यहाँ कोई बंदा बाजी नहीं आता है, यहाँ इलाज ही इस बात का है। लेकिन कमज़ोर हुकूमत में, यानी जब आप एडमिनिस्ट्रेशन जो मौजूद है पिम्स की, वो ये कह रहे हैं हमने जवाब ये दिया है इमरान सिकंदर ने कि जी हमने लॉक किया हुआ था। भाई फिर खोलेगा कौन उसे? लोगों को निकालना किसने था? तो अब ये ठीक है, सेक्रेटरी हेल्थ पे एक सिंबॉलिकली हो गई बात। आगे चले, आप दिखाएं कि क्या पिम्स के ऊपर होगा। प्राइम मिनिस्टर की सीरियसनेस प्रेस रिलीज से निकल के अमली तौर पे तब आएगी। आप देखें कि ये क्यों बैठे हैं, कैसे बैठे हैं। अभी तो उनको हटाने के लिए ला चेक किया जा रहा है कि पिम्स के ईडी को लगाया कैसे जाता है, प्रमोशन पोस्ट है, नया और हटाना कैसे है। ये सारी चीजें अब कमेटी देख रही है। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट नबील अवान उसके अंदर है। हमें और आप सबको परसू यही करना है कि हमारा भी यही होता है, मीडिया का 2-4 दिन खबर की, 1 दिन की, तो और उसके बाद खामोश हो गए, फिर पता भी नहीं चलता। एग्जैक्टली। इंश्योर जो है वो जब तक ये नहीं होगा कि अकाउंटेबिलिटी हो रही है, तो गवर्नमेंट जो क्लेम करती है कि वो टेक ऑफ कर चुके हैं और वो मुल्क को आगे लेकर जा रहे हैं, उनको जो इररिडीमेबल एक दंड पड़ेगा वो तभी हल हो सकता है जब इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और अकाउंटेबल किया जाए उन लोगों को जिन्होंने इस नेगलिजेंस का शिकार किया है, मासूम लोगों को। बहुत शुक्रिया। आमिर राना साहब, एजाज सैयद साहब मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बानी पीटीआई इमरान खान की अस्पताल मुंतकली का मामला एक बार फिर सियासी और अदालती बहस का मौजू बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की अस्पताल मुंतकली से मुतल्लिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त 16 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद किया गया है। इस हवाले से वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अदालत के फ़ैसले पर अमल हुआ
जेल से बानी पीटीआई को शिफा ले जाया जा रहा था कि अस्पताल के बाहर ऐसी सरगर्मी पाई गई जिसकी वजह से अमन व अमान का मसला बन सकता था और आखिरी लम्हों में बानी पीटीआई को पिम्स मुंतकिल करने का फैसला हुआ। दूसरी जानिब पीटीआई इसे अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करार दे रही है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा कर रही है। इसके अलावा मुल्की सियासत में अपोजिशन इत्तेहाद की नई सफ़ बंदी भी सामने आ रही है। पीटीआई, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर अपोजिशन जमातों के दरमियान पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक हुआ, जबकि मौलाना फजलुर रहमान को वसी तर अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनाने के लिए भी राब्ते जारी हैं, जबकि हुकूमत इस इत्तेहाद को अपने लिए ख़तरा करार नहीं दे रही और अपनी आइनी मुद्दत पूरी करने के लिए काफ़ी डिटर्मिन्ड दिखाई दे रही है। तो सवाल ये है कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जो फ़ैसला आता है, क्या तहरीक इंसाफ इसको कबूल करेगी और क्या अपोजिशन का बनता हुआ इत्तेहाद हुकूमत के लिए सियासी चैलेंज बन सकता है? इसी पर अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया आपके वक्त का। अली साहब, ये बताइएगा कि अदलिया को लेके, अदालतों को लेके 26वीं 27वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कंसिस्टेंट स्टांस ये रहा है कि अब अदालत से हमें कोई उम्मीद नहीं है, हुकूमत ने इनक्रोच कर लिया है अदलिया को, लेकिन एक फ़ैसला आने की देर है जिसमें शिफा अस्पताल मुंतकिली के हवाले से खान साहब का जो ऑर्डर था उनसे मुतल्लिक वो आया और अब आपको लगता है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा से इस जुडिशल चैनल से उम्मीद वाबस्ता कर ली है, क्योंकि 16 सितंबर को जो हेयरिंग मुकर्रर हुई है, क्या एक्सपेक्ट कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। मुज़म्मिल साहब, आपका सवाल इतना सादा नहीं है जितना आपने किया है, ये बड़ा मीनिंगफुल सवाल है। अदलिया से हम कभी नाउमीद या मायूस नहीं हुए, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सियासी होते हैं और सियासी केसेस का हल भी सियासी होता है। इमरान खान साहब पे 250-300 केसेस हैं, ये सियासी केसेस हैं, इनका हल बहरहाल सियासी है। तो इस वजह से इसको मैं इस तरह से आपको कहूंगा कि मैंने खुद इमरान खान साहब को जेल में ये बात की थी कि 26वें आईनी तरमीम के बाद मुझे अदलिया से अब वो उस तरह से तवक्को नहीं है कि ये इतना कोई बड़ा फैसला कर लेंगे जिससे आप रिहा हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई अच्छा स्टेप लिया है तो उसको डिस्करेज भी नहीं करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आ गया है जिससे एक उम्मीद बंधी है कि इमरान खान साहब जो है वो अब जेल से निकल के अस्पताल आ जाएंगे, उनकी वहां ट्रीटमेंट होगी या जो भी फिर आगे उसका सिलसिला बनता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इस लिहाज से इस हद तक अदलिया से उम्मीद जरूर है कि इमरान खान साहब के हक में हेल्थ ग्राउंड्स पे कोई बेहतर फैसला आ जाए, क्योंकि हेल्थ पे कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए। पहले उनको शिफ्ट कर देते तो ये मामला शायद अभी तक हल भी हो चुका होता। अच्छा, और इस पे अली साहब ये कयास बहुत बुरी चीज़ होती है, क्योंकि एक यूट्यूबर ने बाहर बैठ के जो बात कर दी वो तो नहायत नामुनासिब थी। मैं रिपीट भी नहीं करूँगा खान साहब की सेहत के हवाले से या उनकी ज़िंदगी के हवाले से, लेकिन मुल्क के अंदर भी अब जो आर्ग्यूमेंट्स होते रहे उसमें यह था कि उनकी तबीयत इंतहाई नासाज है। उसके बाद में उज़्मा खान साहिबा ने इस बात को कंफर्म किया कि नहीं, ब्लड प्रेशर उनका नॉर्मल है। आपकी क्या रीडिंग है? इज़ ही हेल्दी एंड फिट? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि ये कन्वे किया जाए कारकुनान को, ताकि अनड्यू सेंटिमेंट्स जो हैं वो उजागर ना हो, उससे कोई ऐसा ख़तरा ना पैदा हो। जिस तरह से हुकूमत ने यही स्टांस बना लिया, उन्होंने कहा कि हम शिफा ले जा रहे थे लेकिन बाहर कारकुन आ गए, उससे सिक्योरिटी का इशू हो गया, तो हमारा कसूर नहीं है। आपको नुकसान हुआ इस चीज़ का? आप क्लैरिफाई कर दें कि आप समझते हैं कि खान साहब हेल्दी और फिट हैं? जो बात डॉक्टर उज़्मा खान साहिबा ने की कि उन्होंने कहा कि ब्लड प्रेशर उनका नॉर्मल था और वो फिट लग रहे थे, उस हद तक तो इत्मीनान है कि बज़ाहिर अगर उनकी सिस्टर को कोई ऐसी चीज नहीं लगी तो ये बाइस इत्मीनान बात है। लेकिन जो मेरे लिए काबिल तशवीश है वो ये है कि उसका फैसला नेकेड आई से 5-10 मिनट में नहीं हो सकता। उसके लिए आपको पेशेंट को अपने पास अस्पताल में रखना होता है और उनकी कम से कम 72 घंटे या 48 घंटे अस्पताल में रहे ताकि उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो और टेस्ट से ये देखा जा सके कि उनकी तबीयत में जो एंजाइटी आती है या ब्लड प्रेशर अगर शूट करता है जेल में तो क्यों करता है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको लोग ज्यादा उस पर बात नहीं कर रहे, हालांकि बड़ी अहम है, वो ये है कि 1 अगस्त को जो उनके डॉक्टर ने पिम्स में जो सरकारी डॉक्टर आए, जो सीनियर डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं कार्डियोलॉजिस्ट के, उन्होंने रेकमेंड किया कि इमरान खान साहब को सीटी एंजियोग्राफी की जाए। तो वो एंजियोग्राफी इसलिए की जाती है कि दिल की कंडीशन चेक की जा सके कि उसमें कोई मसला तो खुदा ना खास्ता नहीं है जिसकी वजह से एंजाइटी हो रही है या ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या जो और भी कोई हेल्थ के मसले बन रहे हैं।
मेरे लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि आज 25 दिन हो गए हैं 1 अगस्त को, और अभी तक खान साहब की वो ट्रीटमेंट नहीं हो सकी। और जिस अस्पताल पिम्स लेके आए वहां उस दिन कार्डियोलॉजी में तो वो फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं थी। कह रहे हैं कि 9 महीने से वहां कार्डियोलॉजी में वो नहीं थी, इसलिए फिर 22 तारीख को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उसकी एक प्रेस रिलीज भी आई जिसपे वज़ीर आज़म ऑफिस ने नोटिस भी लिया कि सीटी एंजियोग्राफी कार्डियोलॉजी वार्ड में नहीं है। तो ये मेरे लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि ये ट्रीटमेंट उनकी जरूर होनी चाहिए ताकि रूल आउट किया जाए। इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि हार्ट में कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो उसको चेक जरूर किया जाना चाहिए, और अभी तक नहीं किया, ये इसको मैं कोताही समझता हूँ, लापरवाही समझता हूँ। अच्छा, और उनको जो अस्पताल मुंतकिल किया गया और बड़े तवील अरसे के बाद फॉर्मली इसकी कवरेज जो है वो लोगों ने देखी, तो एक एक्साइटमेंट काफ़ी पैदा हो गई है कुछ लोगों में, और कुछ तो डील का लफ्ज़ भी दोहराना शुरू हो गए हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई पॉलिटिकल मेमोरी इतनी पीछे जाती नहीं है लोगों की। उसकी वजह है कि सब किसी दौर में सब पर इल्ज़ाम लगे कि ये इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे बैठ कर आए हैं। जिस तरह 2012 के धरने पे जावेद हाशमी साहब, जो उस वक्त बहुत क्लोज सर्कल में थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो आपसे अलहदा हो गए। जी, 2012 के बाद से उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो वाज़े हो गए ना, और बाद में वो अलहदा हो गए आपसे। और उसके बाद में यही इल्ज़ामात 90s में IJI जब बनी, नवाज शरीफ साहब पे भी लगे। 2017 के बाद से वो डेमोक्रेसी के फ्लैग बेरर बने। आज आपको कहा जाता है कि आप जमहूरी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अगर रास्ता मिल रहा है तो उसको लेने में क्या ऐसी बुराई है? पाकिस्तान में तो मैकियावेली की सियासत चलती है, प्रैग्मेटिज़म चलता है। अगर आपने कोई ऐसा स्टांस लिया कि 3 साल से खान साहब जेल में हैं, पार्टी में फैक्शनलिज्म और डिवीजन क्रिएट हो गई है, तो अब ये वक्त नहीं है कि मॉडरेशन की तरफ आएँ, बातचीत की तरफ आएँ, रास्ता मिलता है लें उसको, ताकि कारकुन को कोई एवेन्यू तो मिले कि अगर उसने वोट दिया है तो उसको कुछ फ़ायदा हो और पार्टी मेन स्ट्रीम में आए। मुज़ाकरात की तो मैंने खान साहब को भी बात की थी, और पॉलिटिकल नेगोशिएशन, पॉलिटिकल आप एंगेजमेंट करते हैं, डील का मैं लफ्ज़ यूज नहीं करूंगा क्योंकि उसमें नॉर्मली आप फिर अपनी आइडियोलॉजी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। वो तो ना खान साहब करने के लिए तैयार होंगे, ना हम उनको सजेस्ट करेंगे, लेकिन अगर सियासी अंडरस्टैंडिंग या नेगोशिएशन या मुज़ाकरात से कुछ सियासी रास्ता निकलता है जिससे खान साहब बाहर आते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये हमारी बहुत बड़ी जीत होगी कि इमरान खान साहब इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद अगर पॉलिटिकली वो अपने आइडियोलॉजी को बचा के बाहर निकलते हैं, और रास्ता अल्लाह दे देता है। अगर आप मुज़ाकरात में या नेगोशिएशन में बैठते हैं, पॉलिटिकल कोई रास्ता अल्लाह दे देता है, क्योंकि पॉलिटिकल केसेस है ना, खान साहब कोई दहशतगर्द तो है नहीं, उनकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, उनको लोग एक ऑनेस्ट लीडर के तौर पे जानते हैं, तो उन पे जो तरह तरह के इल्जामात हैं वो है तो सारे सियासी हैं। तो सियासी इल्जामात का हल फिर अदालत में ढूंढना, उसका हल भी सियासी होता है। और ये खान साहब को अडियाला में मैंने ये बात की भी थी नवंबर 2024 में, 24 के एहतजाज से पहले, 24 नवंबर के। तो यस, खान साहब को अगर कोई इज्जत बाइज्जत पॉलिटिकल रास्ता निकलता है जिससे खान साहब निकाल आ जाते हैं, अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं, पार्टी दोबारा एक जान होती है, उसमें जो फैक्शनलिज्म है वो खत्म होती है, पार्टी यूनाइट होती है, वापस हमें बल्ले का निशान मिलता है, और खान साहब पूरे मुल्क में पीसफुल पॉलिटिकल एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं। मैं समझता हूँ ये हमारी कामयाबी होगी, क्योंकि जितना खान साहब जेल के अंदर है, पार्टी भी कैओस में है, और मुल्क में भी सूरत हाल। तो आपने जो सारी बातें की है ना, ये आपने गवर्नमेंट के लिए एक सुसाइड प्लान बता दिया है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी पूरे मुल्क में कर लें, निशान वापस मिल जाए, तो बचेगा क्या? आप जो रास्ते की बात कर रहे हैं, ये रास्ता अगर नकवी साहब भी दे दें तो कोई इशू है इसमें आपको? क्योंकि आपके फॉर्मर कॉलीग शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि ताज़ा खबर आ गई है कि वो मोहसिन नकवी साहब हमारे भाई हैं, तो आप भी यही कहते हैं, आपको भी यही खबर मिली है? इसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि सिविल सुप्रीमेसी, आइन की बालादस्ती का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने इदारों के खिलाफ हैं, और हम कभी भी, हमारा ये स्टैंड नहीं रहा कि हम फौज के बतौर इदारे खिलाफ हैं। हम ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का पॉलिटिकल रोल मिनिमाइज किया जाए, और सिविल सुप्रीमेसी यानी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उनको एम्पावर किया जाए। और ये बात हम सिर्फ अपोजिशन में फिर ना करें। मसला हम सियासी लोगों का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब जेल में होते हैं, जब अपोजिशन में होते हैं, जब हमें मार पड़ती है, हमें आईन याद आता है, और जब हम इख्तिदार में आते हैं फिर हमें सब कुछ अच्छा नजर आता है। तो अगर हम ये आईना इख्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ का उतार के पाकिस्तान की नजर से इस कौम को, इस मुल्क और इसके निजाम को देखें, इख्तिदार में भी आके हम उन बातों पे खड़े रहें जो हम अपोजिशन में करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर इसमें फिर सियासी जमातों को बैठना होगा, सबको फिर बैठना चाहिए। और अली साहब, मैं समझता हूँ कि पार्टीज जो होती हैं ना, वो लीडर्स की नहीं बल्कि जो कारकुन हैं उनकी ओनरशिप उनके पास होनी चाहिए पार्टीज़ की। अली मोहम्मद खान साहब एज एन एक्टिविस्ट, कारकुन ऑफ PTI,
जब आपको ये खबर मिली कि बैरिस्टर गौहर साहब जो आपके चेयरमैन हैं वो कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब, वो नकवी साहब जिनकी हुकूमत में ज़मान पार्क में, लाहौर में खान साहब के ऊपर रिपीटेड क्रैकडाउन्स हुए, जब अली साहब को ये खबर मिली कि बहुत सी मुलाकातें तवील नौयत की हो चुकी हैं बैरिस्टर गौहर और नकवी साहब के दरमियान, तो आपने पूछा कि मुझे ज़रा कंटेंट बताएं कि क्या डिस्कस हुआ है उसमें, बिकॉज आई वांट टू नो, बिकॉज आई हैव स्ट्रगल्ड फॉर दिस पार्टी। ये सवाल आया जहन में आपके? नहीं, मीटिंग में ये चीज डिस्कस होती है, सवालात भी होते हैं, लेकिन देखें अल्टीमेटली आपको अपने लिए, मुल्क के लिए किसी ना किसी के साथ बैठना आपको पड़ता है। और बैठने का मतलब ये नहीं होता कि आपने अपना नजरिया उठा के किसी के पैरों में रख लिया। आप नेगोशिएट करते हैं, आप एक रास्ता बनाते हैं। देखिए दो रास्ते हैं, या तो 20-30 लाख बंदा निकाल के मारा मारी हो, मैं उसके हक में नहीं हूँ, क्योंकि 26 नवंबर का खून अभी तक खुश नहीं हुआ। वो कारकुन जो शहीद हुए हैं ना, जो उछल रहे हैं, मैं उनसे पूछूं कि आपके घर में तो लाश नहीं आई ना? जिसके घर में लाश आई है, जिसका बेटा शहीद हो गया है, मर गया है, उसकी तो दुनिया खत्म हो गई। वैसे आप 20-30 कह रहे हैं, आप 20-30 कह रहे हैं, सुहेल साहब कह रहे हैं 40 लाख लोग ला रहे हैं 27 सितंबर को हम। देखिए पीसफुल पॉलिटिकल एक्टिविटी एक हक है, लेकिन अगर यहाँ बंदूकें तान के हमारे बंदों को मार रहे हैं तो मैं उसके हक में नहीं हूं। मैं तो उनको कहा कि पीसफुल एक्टिविटी पूरे मुल्क में करें, आप पीसफुली निकलें, लेकिन उनको ये मौका ना दें कि दोबारा हमारे बंदे मारें। तो आपको देखिए सियासत में नेगोशिएशन भी करनी होती है, पीसफुल पॉलिटिकल प्रोटेस्ट भी करना होता है। किसी एक चीज पे बैंक नहीं कर सकते कि मेरी स्ट्रीट पावर नहीं है, मैं सिर्फ बात करूंगा, वो भी हल नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं सिर्फ ताकत के जोर पर अपनी बात मनवाऊंगा, तो 26 नवंबर को आपने देख लिया कि सीधी गोलियां मारी गई हैं और बंदे हमारे शहीद हो गए हैं। इसलिए ये बहुत हसास मामला है, इस पे लीडरशिप को बहुत सोच विचार से आगे, समझबूझ से आगे जाना होगा। बिल्कुल, वो क्योंकि क्रिकेट डिस्कोर्स बहुत ज़्यादा होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो मैच से पहले हर किसी को एक फास्ट बॉलर चाहिए होता है। अब पीटीआई कह रही है कि हमारा जो एक आइडियल फास्ट बॉलर है वो मौलाना साहब हैं, और हमारी ख्वाहिश है कि काश ये हमारे कैंप का हिस्सा बन जाएं। बैरिस्टर गौहर ने भी कहा कि हम उनको इत्तेहाद में शामिल करने के लिए बहुत पुरुमीद हैं। तो गैर फितरी इत्तेहाद है वैसे तो, क्योंकि एक तवील हिस्ट्री है आपकी जिसमें बेरहमाना तनकीद का उनको निशाना बनाया खान साहब ने कंटेनर से। अब आके कुछ उम्मीद पैदा हुई है कि मौलाना साहब आएंगे आपकी तरफ, या अपने पुराने दोस्तों से राब्ता बहाल हो जाएगा नून लीग पीपल्स पार्टी? मौलाना साहब उस दिन हमारे साथ बैठे तो हैं जॉइंट अपोजिशन मीटिंग में, और मैं पुरुमीद हूं, क्योंकि बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब एक सियासी आदमी है, वो कोई इंतहा पसंद आदमी नहीं है। वैसे सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन गंडापुर साहब ये बात नहीं मानते। गंडापुर साहब कहते हैं कि उन पे ट्रस्ट करना बेवकूफ़ी होगी। पहले वो तो वक्त साबित करेगा, लेकिन मैं निज़ाम को ये जरूर कहना चाहूंगा कि जहां इस मुल्क में हर तरह की इंतहा पसंदी है, सिर्फ मजहबी इंतहा पसंदी नहीं है, हर तरह से सोच का मादा खत्म हो रहा है, डिस्कोर्स नहीं हो रहा, आपस में डायलॉग नहीं हो रहा, इंटेलेक्चुअल डिबेट नहीं होती। कोई अगर आपके खिलाफ बात कर दे, कुफर के फितवे या गद्दारी के फितवे निकाल के ले आते हैं, तो ऐसी हालत में जो मॉडरेट सियासत करते हैं उनको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। तो मौलाना फजल रहमान जो है अगर हमारे साथ आते हैं, जो आए हैं उस दिन बैठे हैं, मैंने तो बड़ा वेलकम किया है। और एक बात और भी मैं कर रहा हूँ, और वो और लोग ज्यादा नहीं कर रहे, मैं वो ये कह रहा हूँ कि इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो मदीना की रियासत की तर्ज पे एक वेलफेयर इस्लामिक स्टेट की बात कर रहे हैं, उसमें तो हमें उलमा की जरूरत है जो हमें फिर गाइड भी करें कि दीन के लिहाज से इन चीजों में, मतलब इकोनॉमी में क्या हेल्प हो सकती है, एजुकेशन सिस्टम को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है, या खासकर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, अदलिया के निजाम को। तो मैं समझता हूँ कि अगर दिल बड़ा करें और वक्ती जाती इख्तिलाफ को साइड पे रख के पाकिस्तान का सोचें, तो फजल रहमान साहब और खान साहब इकट्ठे चल सकते हैं, क्यों नहीं चल सकते इंशाल्लाह। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, अगर कोई तरमीम आती है, कोई आईनी ढांचे को तब्दील करने की डिबेट होती है, तो अली साहब फ्लोर ऑफ द हाउस में वही तकरीर करेंगे जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आपने की, या वोट डाल देंगे? मेरा तो मुज़म्मिल साहब मुतमईन नजर यही सब जिलानी परचम है। जब मैं किसी चीज पे मुतमईन होता हूँ कि पाकिस्तान के लिए या मेरे दीन के लिए जरूरी है, फिर मैं सियासत की भी परवाह नहीं करता। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज हो रही है जो पाकिस्तान के खिलाफ है, या मुझे लगता है कि मेरे मुल्क की वहदत के खिलाफ है, या इसमें पाकिस्तान की बेहतरी नहीं है, वो तो कोई भी मुझे कहे, चाहे मेरा लीडर ही क्यों ना कहे, हालांकि वो नहीं कहेंगे, मैं उसको नहीं सपोर्ट करता। लेकिन मैं ये समझता हूँ जिस तरफ आप बात कर रहे हैं, छोटे सूबों के हवाले से बड़ी डिबेट चल रही है, तो इसको यकसर रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। खान साहब ने इस पे हमेशा पॉजिटिव बात की है, लेकिन ये माहौल ऐसा है कि देखें, लोगों को जेलों में डाल के, उनको उन पे पर्चे कटवा के, उनको उन पे दहशतगर्दी के दफे लगवा के पॉलिटिकल डिबेट नहीं होती। माहौल पहले पैदा करें, खान साहब को बाहर लेके आए,
और मैं समझता हूँ कि आपने छोटे सूबे बनाने हैं जी। या आपने आईन में कोई और तरमीम करनी है, उसके लिए लोगों को बिठाएं और सही। पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा करें, बिल्कुल। बजाय इसके कि डंडे के जोर पे करें। बिल्कुल, मुशावरत करें, प्रोसेस को फॉलो करें। बहुत शुक्रिया आपका। अली मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।